नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हेल्थ केयर में आज हम लोग बहुत खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों की समस्या, बच्चों के आदतें, उसके निराकरण कैसे हों, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप हर दिन फेस करते हैं या आप घरों में देखते हैं कि बच्चे शिकायत करते हैं कि कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है, या डॉक्टर्स के पास जाते तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है, कुछ नहीं खाता, केवल चॉकलेट और चिप्स खाते हैं। तो आखिर क्या है ये आदत है? इस आदत को दूर करना है, बीमारी है, या कैसे इसको दूर किया जाए? इन सभी चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे। और बात करने के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने डॉक्टर एस श्रीनिवासन। आप पीडियाट्रिक्स में एमडी हैं और काफ़ी बच्चों को कैसे ठीक से रखा है इसके लिए काफ़ी काम करते रहते हैं। स्लम जो है उसमें कैंप लगाते हैं, साथ ही अन्य एनजीओ के सहायता से दूसरे जगहों पर भी जाकर ट्रेनिंग देते रहते हैं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आज इनके नॉलेज का हम लोग भी लाभ उठाएंगे और यह जानेंगे कि बच्चों को कैसे ठीक रखा जाए। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर श्रीनिवासन को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना बारे में कुछ बताएं, बच्चों की समस्याओं के बाद बताएं और उसके बाद हम लोग प्रश्न लेंगे। तो इस उम्मीद के साथ आमंत्रित करता हूँ। वेलकम। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। बच्चों के विषय में अक्सर माएँ आती हैं क्लिनिक में और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछती हैं जिनके लिए कई दफ़े जवाब देना मुश्किल भी हो जाता है। कई दफ़े इस तरह के जवाब देना पड़ता है जिससे वो कहते हैं कि अरे हम कुछ दवा दे दीजिए ना, दवा से ठीक हो जाएगा, ऐसी क्या परेशानी आप क्यों समझा रहे हैं। तो इस तरह के विषयों को लेकर मैं कुछ 2-3 विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो एक विषय है जिस पे अक्सर माएँ पूछती हैं, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। और इसमें आप देखेंगे तो बच्चे का वज़न कई दफ़े लगता है कि जो एवरेज वज़न होना चाहिए जिस उम्र में, उससे कुछ अधिक ही है, कुछ ज़्यादा ही है। फिर भी उसके माँ बाप बोलते हैं कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। या कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कुपोषित हैं, यानी उनका वज़न बहुत कमज़ोर होते हैं फिर भी, और उनके माँ बाप भी परेशान हैं। तो दोनों किस्म के माँ बाप परेशान हैं कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। तो ये बहुत आम प्रश्न है हमारे सामने। तो अगर देखा जाए तो बच्चे जो 1 साल और 3 साल के बीच के उम्र के हैं, उनका नहीं खाना, मतलब जो खाना होता है घर में, रोटी दाल सब्जी, ये नहीं खाना और चीज़ें ज़्यादा पसंद करना, ये स्वाभाविक है। अगर बच्चे ऐसा नहीं करते तो फिर बच्चे क्यों कहलाते हैं? फिर तो बड़े ही हो जाते, है ना। तो ये स्वाभाविकता को देखते हुए हमें कुछ चीज़ें बच्चों के साथ बड़े आराम से समझा बुझा के करना पड़ता है। दूसरी बात, इस उम्र के बच्चे जो हैं वो एक चीज़ खाना शुरू करते तो वो ही पसंद करते हैं। अगर उन्होंने चॉकलेट उनके हाथ आ गया सुबह, तो फिर वो चॉकलेट ही पूरे दिन खाते रहेंगे। ये नहीं कि उनके सामने कुछ और आ जाए तो वो उसको खाएं या उस पर रुचि रखें। तो ये जो बिंज ईटिंग बोलते हैं इसको, ये भी टॉडलर्स के लिए, यानी 1 से 3 साल के उम्र के बीच के जो बच्चे हैं, उनका एक खास वो है, स्वभाव है। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जो एपेटाइट है, जैसे अब आप देखेंगे कि शुरू के 1 साल के उम्र तक बच्चे की वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता होता है। तो उस समय बच्चा बहुत दूध भी पीता है, बहुत खाता भी है, और जो मम्मी उसके मुंह में डालती हैं उसको निगल लेता है। बट जब 1 साल का उम्र का हो जाता है, उसके बाद इसकी ग्रोथ जो है वो स्वाभाविक थोड़ा सा कम रेट पे बढ़ता है। जैसे शुरू के 1 साल के अंदर बच्चे का वज़न 3 गुना भी हो जाता है, जब पैदा हुआ था उससे 3 गुना भी हो जाता है। बट 1 साल के बाद हर साल में वो 2 ही किलो बढ़ाता है। तो यानी कि शुरू में तो उसने 3 किलो से लेकर 9 किलो या 10 किलो तक हो गया, उसके बाद वो हर साल सिर्फ 1.5 या 2 किलो बढ़ना उसने, तो उसको कितना खाना चाहिए? खाने की ज़रूरत कम हो जाती है।
तो बच्चे को भूख नहीं लगती। दूसरा, बच्चे जो इस उम्र के हैं वो चंचल होते हैं, इधर उधर की चीज़ें पसंद करते हैं, कुछ देखना, कुछ टैम्पर करना, कोई खिलौने के साथ खेलना, कोई रेडियो चल रहा है तो उसकी नॉब को टटोलना, इस तरीके के काम करते रहते हैं और एक जगह बैठते नहीं हैं। जब एक जगह बैठेंगे नहीं तो फिर खाने में रुचि कैसे एक जगह बैठ के खा सकते हैं, तो ये भी परेशानी हो जाती है। तो बच्चे की जो एपेटाइट है उसको हमें रेस्पेक्ट देना है कि उसकी एपेटाइट नहीं बन रही है, उसके कारण है। एक तो उसको ज़रूरत कम है, जो पहले ज़रूरत ज़्यादा थी अब थोड़ा कम हो गया है, उसको हमें समझना चाहिए। दूसरा, उसको जो चीज़ें चाहिए, जैसे खाने के लिए एक चीज़ चाहिए या वही चीज़ चाहिए, बार बार वही चाहिए, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। फिर दूसरी बात, इसको संभालने के लिए हमें एक रूटीन सेट कर लेना चाहिए और उसी रूटीन को, मतलब जिस टाइम पे खाना बनेगा या खाना परोसा जाएगा उसी रूटीन पे हमें चलना है। ये नहीं कि उसको खाना अच्छा थोड़ा सा वो कभी मांग रहा है तो उसको पहले ही कुछ खिला दिया, तो फिर अगर खाने से आधा घंटा पहले उसको आपने एक गिलास दूध पिला दिया समझ लीजिए, तो फिर वो खाने के टाइम पे बैठ के खाना नहीं खा पाएगा। नेचुरली दूध में 200 मिलीलीटर पानी है तो फिर वो पेट भर देगा तो फिर वो खा नहीं पाएगा। इस तरीके से हमें एक रूटीन बना लेना चाहिए, उसी रूटीन को स्टिक करना चाहिए कि हाँ, हम इसी रूटीन पे खाना खिलाएंगे और इसी रूटीन पे खाएंगे। तीसरा, उसके लिए जब शुरू के पहले साल में तो हमने बच्चे के लिए स्पेशल खाना भी बना के खिलाया, उसके लिए हमने नरम खाना बना के खिलाया। बट जब 1 और 3 साल के उम्र के हो जाते हैं तब वो जो आम खाना होता है, घर में खाना बनता है, वो सब खाना खा सकते हैं। तो इसलिए उनको उस पे लाना है। अगर उस पे नहीं लाएंगे और उसके लिए स्पेशल खाना देते रहेंगे तो फिर वो रूटीन से हट जाएंगे। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो घर का खाना जो घर में बनाया जाता है या घर में खाया जाता है उस खाने पे वो ध्यान दें और वही खाना हम उसको खिलाने की कोशिश करें। और अगर नया खाना कोई हो तो उसको खिलाने में बच्चे रुचि शुरू में नहीं देते हैं। कई दफ़े अगर पसंद आ गया तो फिर वही चीज़ मांगना शुरू कर देंगे, बट शुरू में जो नया खाना होता है वो पसंद नहीं करते हैं, तो उसमें बहुत फुसला के धीरे धीरे समझा बुझा के उसको खिलाना पड़ता है। और फिर खाना जो है उसको खाने का जो समय है या खाना जो बनेगा उसमें भी उस बच्चे की रुचि के अनुसार बनाया जाए, प्लस उस बच्चे को भी शामिल कर लिया जाए। जैसे आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो बच्चे को भी सब्जी लेने ले गए, तो उसको दिखाया कि भाई ये लौकी है, ये आलू है, ये सब्जी है, तो इसका देखो आलू का हम बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे या कुछ स्पेशल खाना बनाएंगे आज रात में। तो फिर बच्चा भी थोड़ा खुश हो, अच्छा मैं लेके आया, उसका खाना बना तो फिर मैं भी खाऊंगा। ऐसे करके टेस्ट बढ़ता है। और बाकी लोग जो होते हैं, मेरे सामने एक प्रश्न है, एक माँ बोली कि 8 साल का बच्चा था, लड़की, और माँ बोली कि ये हमेशा डॉक्टर साहब सिर्फ भुजिया खाती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो रोटी खाएं। बट उस बच्चे से पूछा जाए तो वो कहती है, आप मम्मी को देखिए ना, रोज़ शाम को मैं स्कूल से आती हूँ तो 2 डबल रोटी के स्लाइस के बीच में भुजिया भर के अचार डाल के वो खा रही होती हैं और मेरे को मना करती हैं। तो दैट मीन्स बच्चे देखते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे सब कुछ बहुत समझदारी से कर लेंगे और हम जो भी कहेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो इधर उधर देखते हैं। अगर माँ बाप खाते हैं इस तरीके का खाना, या जंक फूड जो बोलते हैं माँ बाप की बच्चों को नहीं खाना चाहिए, वो जंक फूड अगर माँ बाप खा रहे हैं तो फिर कैसे बोलेंगे कि नहीं खाना चाहिए। जो खाना आप सोचते हैं कि बच्चा नहीं खाए, वो कोशिश करें कि वो खाना घर पे और कोई भी नहीं खाए, या कम से कम बच्चे के होते हुए बच्चे के सामने तो नहीं खाएं। तो फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि बच्चा नहीं खाया और सिर्फ मैं ही खाऊंगा। और जो खाना बनता है वो क्रिएटिवली बनाया जा सकता है। कई दफ़े क्या होता है, बच्चे हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है या मसाला ज़्यादा हो सकता है। बच्चे को जो खिलाया जाता है उसमें
थोड़ा सा कुछ गुड़ डाल दिया है, चीनी डाल दिया, मीठा कर दिया, कुछ ऐसे उसमें, या नींबू निचोड़ दिया, नींबू का जूस निचोड़ दिया, उसको थोड़ा सा स्वाद बदल दिया, जिससे कि बच्चे उसको बड़े प्यार से ले लेते हैं। और एक और चीज़ जो देखा गया है कि बच्चे को खाना खिलाने के समय टीवी ऑन हो जाता है या रेडियो ऑन हो जाता है, तो ये एक बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जो काम है खाना खाने का, उस वक़्त उसी काम पे ध्यान देना चाहिए। या खाने के बारे में बातचीत हो, या आप कहानी भी सुनाएं तो वो भी खाने के टाइप, खाने के ऊपर हो, या उस तरीके का कुछ कहानी हो जिससे कि बच्चा आराम से खाने में ध्यान दे, ना कि आपके टीवी में या किसी और में। फिर वो समय भी ज़्यादा लेता है। फिर इस उम्र के बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि माँ उसको जो खाना खिला रहे हैं वो उसको ज़्यादा अटेंशन दें, इसलिए भी वो थोड़ा लंबा समय लेते हैं। तो उस समय डांटने की बजाय अगर आप उसको मतलब समझाएं या टाइम दें, और ये समझें कि वो टाइम इसलिए ज़्यादा ले रहा है खाने के टाइम पे क्योंकि वो अटेंशन ज़्यादा चाहता है, तो इसको समझते हुए अगर हम टाइम देते हैं तो फिर वो जल्दी जल्दी खा भी लेगा और आपको खुश भी कर देगा। दूसरा प्रश्न जो आता है वो है, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। शायद इसमें एक बहुत जिसको हम लोग बोलते हैं मिथ, जो समझा जाता है कि दूध में बहुत चीज़ें भरी हुई हैं और दूध बहुत आवश्यक है, ये हम लोग मान के चलते हैं। बट देखा जाए तो मिल्क की जो आवश्यकता है वो सिर्फ शुरू के 6 महीने तक का है, और आप देखेंगे कि इंसान को छोड़ के और कोई भी जानवर किसी और का दूध अपने बच्चे को नहीं पिलाता है। इंसान ही है जो गाय का दूध, बकरी का दूध, कैमल का दूध, किसी का भी दूध लेके अपने बच्चे को पालता है। बाकी सब जानवर अपने ही दूध को पिलाते हैं, और वो भी 6 महीने तक ही या 7 महीने तक ही उसका जो पोषण है वो पर्याप्त होता है। उसके बाद दूध में जो पोषण होता है वो पूरा नहीं कर पाता बच्चे की ग्रोथ के नीड्स को। तो इसलिए शायद बच्चा जब बोलता है कि दूध नहीं पीऊँगा, तो उसमें भी कुछ मतलब है जो हमें समझना चाहिए। शायद वो सही कह रहा हो, क्वेश्चन करके पूछें अपने आप को। और एक और बात है कि बहुत सारे लोग दूध के सेंसिटिव हैं, यानी उनको एलर्जी माफिक होती है दूध से। उससे क्या होता है, एलर्जी के होते हुए दूध तो पचेगा नहीं और वो ग्रहण नहीं होगा, और उसके साथ साथ जो खाना और खा रहे हैं वो भी निकल जाएगा बाहर, तो इसलिए डबल नुकसान हो गया। तो इस तरीके से दूध की जो एलर्जी है उस वजह से भी हम सोचें कि दूध की आवश्यकता सिर्फ 6 महीने तक रखें। उसके बाद दूध की आवश्यकता नहीं है, बट आप सोचें, चाहें तो दे दें। अगर पी लेता है तो ठीक है, नहीं पीता है तो तब भी ठीक है। और ये जो माएँ अक्सर जो कहते हैं कि दूध नहीं पीता, उनसे मैं कई दफ़े ये जो सवाल पूछता हूँ कि आप पीते हैं क्या दूध? कहते हैं अरे दूध का जो उसमें जो भास आता है ना, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम तो दूर भागते हैं। पर फिर भी वो चाहते हैं कि अपने बच्चे दूध पिएं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो दूध की जगह क्या दिया जाए? दूध में जो कैल्शियम है, अक्सर यही कहते हैं कि कैल्शियम उसमें है, इसलिए दूध ज़रूर पीना है। तो कैल्शियम दिलाने के लिए बच्चे को आप बहुत सारी और चीज़ें दे सकते हैं, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और बहुत सारे जो हम उसमें सेसमी सीड्स हैं, आमंड्स हैं, या बादाम है, या तिल है, हरी सब्जियां हैं, और भिंडी है।
इन सब में भी कैल्शियम बहुत है, और अनाज में भी कैल्शियम है। कैल्शियम के बगैर मेरे ख्याल से कोई ऐसी खाने की पदार्थ है ही नहीं हमारे ज़िंदगी में। दूसरा, हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बच्चे, अक्सर देखा होगा आपने कि बच्चे ने टूथब्रश किया और पेस्ट भी खा गया, तो इसका मतलब वो कैल्शियम वो पेस्ट से भी खा रहा है, तो इसलिए खाने दें उसको। और कैल्शियम जो है वो कुछ अनाजों में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये रागी बोलते हैं, साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित दाना है, अनाज है। और ये रागी जो है इंटरेस्टिंगली गरीब लोग जो हैं, जो लेबर लोग हैं, वो ज़्यादा उसको प्रयोग में लाते हैं, और चावल से सस्ता भी मिलता है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है, और उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो पोषण शक्ति है वो बहुत भरा हुआ है, कैल्शियम भी है और कैलोरीज भी हैं, सब कुछ है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इधर उधर देख के वो निकालना पड़ेगा कि किस चीज़ में हम कैल्शियम है, जो कैल्शियम हम दूध के ज़रिए देना चाहते हैं वो बच्चे को किस तरीके से दिलाया जाए। और कैल्शियम जो है वो खाने से ग्रहण करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता है। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, और हमारे देश में जहाँ पे सूरज की किरणें बहुत हैं, तो विटामिन डी पाने में कोई मुश्किल आनी ही नहीं चाहिए। अगर कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन सूरज के किरणों में एक्सपोज हो जाए, तो उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमारे चमड़ी के ऊपर जो तेल वेल है उससे विटामिन डी अपने आप बन जाता है, और विटामिन डी रहने से हमें कैल्शियम ग्रहण करने में आसानी होती है। सिर्फ विंटर में जहाँ सूरज की किरणें कम होती हैं, या ऐसे लोग जो घर के बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत है। अगर विटामिन डी भरपूर हो तो हम अपने आप कैल्शियम को ग्रहण कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और हम इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ तो ड्राइड हर्ब्स हैं, जैसे ये जो पिज़्ज़ा वीज़ा में जो डालते हैं वो जो हर्ब्स हैं, और चीज़ है, सेसमी सीड्स हैं, टोफू है, आमंड्स हैं। इस पर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन है, पहले प्रश्न लेते हैं। हाँ जी। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, डॉक्टर श्रीनिवासन बोल रहे हैं? हाँ जी जी। हाँ सर, ये मैं डॉक्टर मजूमदार बोल रहा हूँ, हाँ, दिल्ली से। हाँ पूछिए सर। मेरी पीडियाट्रिक प्रैक्टिस है, और मैं ये सवाल ये कर रहा हूँ कि क्योंकि पेशेंट मेरे पास बहुत आते हैं जो दूध पीते बच्चे, न्यू बॉर्न, और मम्मी लोग कहते हैं कि वो मेरा बच्चा मेरा दूध नहीं पी रहा है, नहीं खींचता है, मेरे को टॉप फीड देना पड़ रहा है। तो होता यह है कि टॉप फीड नहीं ज़्यादा मिलता है, मदर का मिल्क नहीं मिलता है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग मदर्स मिल्क एंड द टेक्निक ऑफ व्हाट दे शुड डू व्हेन द मदर कैनॉट फीड। क्या टेक्निक्स है, किस तरह से वो अपनी मदर का मिल्क हो तो उनको कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीज़ों का फायदा मिले। इफ यू कैन गिव दिस मैसेज, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये मदर्स मिल्क कई दफ़े मुमकिन नहीं हो पाता, खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मदर्स मिल्क बहुत बच्चों को नहीं मिल पाता। बट इसमें भी कुछ अनुसंधान, आपको तो मालूम होगा, अनुसंधान हुआ है कि ये पता किया गया है कि जो मदर्स मिल्क किसी भी बच्चे को 1 महीने तक भी मिनिमम मिल जाए तो वो भी पर्याप्त है, या नहीं भी मिले उसको हम खंडन नहीं करें, और कोशिश करें कि उसकी जगह कोई भी मिल्क प्रोडक्ट या कुछ लेके उस पूर्ति करके फिर हम जल्दी से जल्दी सप्लीमेंट्री फीड्स और बाकी चीज़ों में लेके आ जाएं। तो जितना हो सकता है उतना मदर्स मिल्क चलते चले जाएं, और उसके ऊपर से ऊपर का खाना हम दे के उसको कवर अप कर सकते हैं। जो मिल्क में जो नहीं मतलब जो मिल्क नहीं मिल रहा मदर्स में, तो उसकी जगह हम और ऊपर का खाना दे सकते हैं। बट काउज मिल्क या डब्बे वाला दूध या मदर डेयरी दूध, वो जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें।
सब में कुछ एक्सट्रीम स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं करना है कि अरे आपने माँ का दूध नहीं दिया तो आपने बहुत अन्याय किया, ऐसा नहीं है। मतलब मॉडरेशन में उसको सपोर्ट करके, माँ को सपोर्ट करना है, बच्चे को भी सपोर्ट करना है कि कुछ ना कुछ देकर उसको पूर्ति कर रहे हैं। ओके, सप्लीमेंट से सारे एलिमेंट्स मिल जाना चाहिए। नाउ कंटिन्यू। हाँ, तो इसमें इस लिस्ट में जब हम देखते हैं, ड्राइड हर्ब्स है, चीज़ है, सेसमी सीड्स हैं, टोफू है, आमंड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, योगर्ट, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, ये 7वें नंबर में आता है। रियली स्पीकिंग, जब कैल्शियम की कंटेंट आप देखते हैं तो ड्राइड हर्ब्स में जो कंटेंट है वो करीब दूध से 10 गुना ज़्यादा है। फिर भी हम सोचते हैं कि मिल्क में सबसे ज़्यादा है। ड्राइड हर्ब्स जैसे चीज़ों में अगर वो तो हम ज़्यादा नहीं पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, वो तो बहुत कम खाएंगे, बट फिर भी 1 टेबलस्पून भी लिया जाए वो भी दूध के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हमारे बॉडी में दे देगा। तो अगर 3 साल का बच्चा कहता है कि हम पिज़्ज़ा में वो ऊपर से हर्ब्स डाल के हम खाएंगे, तो उसको शायद कैल्शियम काफ़ी मिल रहा है और चीज़ भी उसमें है, पिज़्ज़ा में है, तो फिर वो कैल्शियम तो पर्याप्त मात्रा में ले ही लेता होगा, बट उसको विटामिन डी की ज़रूरत है जिससे कि वो जो कैल्शियम खा रहा है वो उसको मिल जाए। फिर एक प्रश्न आता है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, तो इसमें थोड़ा बहुत माँ बाप की भी अपेक्षाएं होती हैं कि हम खुद शायद इंजीनियर नहीं बन पाए या डॉक्टर नहीं बन पाए या इतनी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं बन पाए, बट हम कोशिश करें कि हमारा बच्चा इस रास्ते पे चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। इसमें हमें कई दफ़े ये देखना पड़ता है कि आजकल के ज़माने में किसी भी स्कूल टीचर से आप बात करें, किसी भी क्लास टीचर से बात करें, वो बताएंगे कि जो कोर्स है वो कोर्स वर्क इतना तगड़ा है कि वो 50% बच्चे ही उसको पूरा कर पाते हैं और बाकी 50% बच्चों में से 20 या 30% ऐसे रह जाते हैं जिनको पुश करके, यानी उनको या तो ट्यूशन पढ़ा के या एक्स्ट्रा उनको पढ़ा के कुछ करा करू के उनको पास करना पड़ता है, और 20% फिर भी ऐसे रह जाते हैं जो कि इस कोर्स मटेरियल को पूरा कर ही नहीं पाते हैं। तो हर क्लास की ये अगर कहानी है तो कई बच्चे ऐसे निकलेंगे जो शायद जिस अपेक्षा से मम्मी पापा पढ़ाना चाहते हैं उस अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए उतना शायद नहीं पढ़ पाए। तो उसमें क्या क्या कारण, कुछ तो रिकग्नाइज्ड कारण हैं, जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। तो लर्निंग डिसऑर्डर्स में जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, किसी को गणित मतलब वो नंबर आ जाते हैं सामने तो फिर वो नंबर लिखा हुआ वो ऐसे घूमने लगते हैं, ऐसे लगता है कि डरावना, जैसे कि भूत प्रेत हो गए हैं, नंबर ऐसे आसमान में घूमते जा रहे हैं, आपको मारने के लिए आ रहे हैं, इस तरीके से भी महसूस होता है। डिस्ग्राफिया या डिस्कैल्कुलिया, इस तरीके की चीज़ें आप आजकल पहचानने में आसानी हो गई है। कुछ टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं। डिसलेक्सिया बहुत कॉमन है, इसके लिए अगर माँ बाप ध्यान दें कि बच्चा किताब पढ़ने से दूर भागता है, कोई भी किताब दे दें, चाहे वो कहानी की किताब हो, चाहे कुछ भी हो, या पिक्चर की किताब, पिक्चर देख के नीचे जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना चाहता, वो बस पिक्चर पन्ना पलट के भागना चाहता है। तो इस तरीके के जो लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं वो सामने आए तो फिर उनको काउंसलर्स के थ्रू या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के थ्रू वो सॉल्व किया जा सकता है। और आजकल जो कंप्यूटर आ गया है या कैलकुलेटर्स आ गए हैं, इन तरह के यंत्रों के द्वारा आप कई इन बच्चों को पढ़ने लिखने से के बजाय कैलकुलेटर और कंप्यूटर यूज़ करके इनका
वो जो चीज़ें हैं वो पूर्ति कर पाते हैं। जैसे कंप्यूटर में भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जिस वजह से और ये जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं उनको सिखाया जा सकता है जिस तरीके से वो कंप्यूटर में कुछ लेख लिखना शुरू करें। वर्ड उसमें प्रोग्राम में स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेल चेक भी है तो अपने आप ही स्पेलिंग करेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से कई चीज़ें हम टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको मदद दे सकते हैं। धीरे धीरे शायद हमारे स्कूलों में भी या कॉलेजेस में भी परीक्षाओं में कंप्यूटर या कैलकुलेटर यूज़ करने की अनुमति शायद मिल जाए, तो फिर इन लोगों को और भी उसमें फ़ायदा मिलेगा। ADHD है, जो ADHD के प्रॉब्लम से तो कई लोग वाकिफ़ हैं और इसमें अक्सर ये महसूस होता है कि बच्चा किसी भी एक काम में ज़्यादा समय तक ध्यान नहीं देना चाहता, वो भागता ही रहता है। अगर उसको एक काम दे दिया, जैसे कि कुछ एक बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दिए, तो आजकल तो बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखते भी नहीं है, बट खैर पुराने ज़माने में तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते थे घर में। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दिए तो उसको टावर बनाने के चक्कर में वो उसको गिराएगा, उसको पूरा भी नहीं करेगा और उसके बीच में ही वो और काम में लग जाएगा या कुछ गाना गाने लग जाएगा या डांस करने लग जाएगा। इस तरह के बच्चों को संभालने के लिए स्पेशल वो हैं, टेक्निक्स हैं जो काउंसलर लोग, साइकोलॉजिकल काउंसलर लोग मदद देते हैं इसमें, क्लिनिकल काउंसलिंग में। और दूसरा, इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टीवी से दूर रखना है। टीवी और कंप्यूटर प्रोग्राम्स में जो फास्ट मूविंग पिक्चर्स आती हैं उनसे इनको दूर रखना है। जैसे कार्टून नेटवर्क है या ऐसे वीडियो गेम्स हैं जिसमें तेज़ी से कोई चीज़ भागता है, कोई मारपीट होती है, कुछ होती है, तो उनसे इनको दूर रखना है। उससे इनकी जो चंचलता है उसमें थोड़ी सी कंट्रोल आ सकता है। खाने की चीज़ों में इन बच्चों को जो मैदा है, चीनी है, चॉकलेट है, इन चीज़ों से वंचित रखना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं इस प्रक्रिया को और बढ़ावा देती हैं, तो इससे भी हमें दूर रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के कुछ काउंसलिंग, कुछ प्रोफेशनल हेल्प प्लस कुछ घर में चीज़ों को कंट्रोल करके उनको मदद दिया जा सकता है। और इसमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, कई दफ़े बच्चे इसलिए भी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनमें कुछ न कुछ घर में या तो माँ बाप की लड़ाई चलती रहती है या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली के प्रॉब्लम्स, जिसमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। बच्चों को भी बहुत असर पड़ता है और या तो उनको टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए या वो उसी के बारे में सोचते ही रहते हैं। तो उसमें भी प्रोफेशनल काउंसलर्स, जो स्कूल में काउंसलर्स आजकल आ गए हैं, उनसे मदद लेकर उसको भी दूर किया जा सकता है। फिर एक ग्रुप आता है स्लो लर्नर्स, जो कि अपने IQ में तो काफ़ी अच्छे हैं, आगे बढ़े हुए हैं, बट लर्निंग में वो स्लो लर्निंग करते हैं, धीरे धीरे ग्रहण कर पाते हैं। उनको भी हेल्प करने के लिए प्रोफेशनल काउंसलर्स हेल्प करते हैं। या अगर IQ 70 से भी कम है, जिसको हम लोग किसी ज़माने में मंद बुद्धि कह के पुकारते थे, बट आजकल तो ऐसे शब्द तो इस्तेमाल भी नहीं होते हैं, तो बट IQ टेस्टिंग होती है। तो NCERT ऐसे दिल्ली में जगहों में IQ टेस्टिंग होती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये मंदबुद्धि के कैटेगरी में आता है, तो फिर हम उसके लिए और किस्म की चीज़ें सोचना चाहिए। और फिर कुछ मेडिकल फैक्टर्स हैं। कोई बच्चा अगर बार बार बीमार पड़ता है, बार बार उसको छुट्टी लेनी पड़ती है स्कूल से, तो भी उसके स्कूल उसमें परफॉर्मेंस में क्षति आएगी। तो उसको हेल्थ इम्प्रूव करना और उसकी देखभाल रखना, पोषण का देखभाल रखना, ये सब भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो पढ़ते नहीं हैं वो बेकार नहीं हैं। ये सोचिए कि वो कामयाब हैं, वो पढ़ाई में कामयाब नहीं है,
पर किसी और चीज़ में हो सकता है कामयाब होंगे। हो सकता है वो नाचने में, डांस करने में या गाना गाने में बहुत ही उनका दिमाग विकसित हो। उस चीज़ को हम पहचानें। स्कूल में भी टीचर्स का भी ये काम होना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ भी रहा है, जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है, उसमें और हुनर जो है उसको पहचानें और उसको पहचान के ढूंढ निकालें। और घर में भी माँ बाप को ये कहना चाहिए कि हम उसके हुनर को आगे डेवलप करने के लिए कोशिश करें, ना कि हमारी जो अपेक्षा है कि उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, उसी पे हम केंद्रित रहें हमारा ध्यान। फिर पूछा जाता है टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण जो है हमारे देश में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो आम बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए टीकाकरण का व्यवस्था है। तो इसमें बहुत क्लियरली दिखाया कुछ वैक्सीन्स हैं जो 6 बीमारियों को पहले साल के अंदर अंदर उनसे बचने के लिए प्रिवेंटिव प्रोग्राम में आते हैं। तो उन 6 बीमारियों को निकालने के लिए वैक्सीन्स डे 1 से शुरू हो जाते हैं। और फिर बाद में तीसरे साल के बाद टाइफाइड बीमारी और उससे भी बचने के लिए वैक्सीन्स हैं। इन सब में बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोल्ड चेन जो वैक्सीन है वो कीटाणु या कीटाणु के किसी अंश को हमारे शरीर में डाला जा रहा है। तो अगर कीटाणु है या कीटाणु का अंश है तो उसकी देखरेख हमें एक ठंडे वातावरण में करना पड़ेगा, जिसको हम कोल्ड चेन प्रक्रिया बोलते हैं। ये कोल्ड चेन प्रक्रिया में रेफ्रिजरेटर्स भी आती हैं, कोल्ड रूम्स भी आती हैं, और जो आइस पैक्स हैं वो लगा के आइस लाइंड कंटेनर्स होती हैं उसमें ले जाया जाता है। आपने देखा होगा ओरल पोलियो प्रोग्राम के तहत लोग वो बड़े से थर्माकोल के डिब्बे में आइस पैक रख के बीच में वैक्सीन रख के लाते हैं। और ऐसे आइस लाइन पैक्स में अगर बार बार खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, तो फिर ज़रूरी वो उसका टेम्परेचर तापमान बिगड़ जाएगा। तो जो चीज़ 2 डिग्री और 8 डिग्री के बीच में प्लस डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना चाहिए, वो फिर गर्म होता चला जाएगा। अगर गर्म हो गया तो फिर कुछ वैक्सीन के ऊपर आप खुद भी देख सकते हैं, पोलियो वैक्सीन के ऊपर भी है, बॉटल के ऊपर एक गोलाकार में एक लाइट ब्लू गोलाकार है, उसके बीच में एक स्क्वायर पैटर्न बना हुआ है सफ़ेद, ये बॉटल के चिप्पी के ऊपर बनाया हुआ है। और वो जो सफ़ेद स्क्वायर है बीच में, गोलाकार के बीच में, वो जो सफ़ेद रंग का स्क्वायर बिल्कुल नीला पड़ जाएगा अगर वो ज़्यादा तापमान में एक्सपोज हो गया। तो ये आप चेक कर सकते हैं, जब आपके घर लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं अगर ऐसा हो गया है, वो नीला पड़ गया है जो चौकोर चीज़ है, तो इसका मतलब वो वैक्सीन कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए आप मना भी कर सकते हैं उनको। तो एक बार अगर गर्मी में वो एक्सपोज हो गया तो भी उसका रंग वाइट से लेकर नीले में बदल जाएगा। तो इसलिए आप उस वैक्सीन को नहीं दें। इसी तरीके से और भी वैक्सीन में भी इस तरह की प्रक्रिया है। और फिर इसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन्स नए नए आने लग गए हैं, जैसे न्यूमोकॉकल है, फ्लू है, और बहुत सारी आजकल कुछ नया चला है जो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए भी। तो हर एक ऐसे वैक्सीन जब नया आता है तो फिर उसमें बहुत कीमत लगता है, बहुत महंगा होता है। तो माँ बाप के मन में ये प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि क्या हम लगाएं नहीं लगाएं। तो इस पे सोच विचार करने की ज़रूरत है। माँ बाप को भी सोचना चाहिए, अपने डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए, प्लस ज़्यादातर ये सोचना चाहिए कि सरकार ने जो प्रोग्राम बनाई है उसने सोच समझ के ही इन 6 बीमारियों के प्रति बनाई है। जो बाकी एक्स्ट्रा हैं वो सब सरकार ने नहीं इंक्लूड किया है। एक राजस्थान से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, ये कह रहा था जी, बच्चे को अगर कोई काम देते हैं ना, वो बार बार उससे मतलब बिगड़ जाता है, काम करता नहीं, इसका क्या कारण है? सुना ही नहीं। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कृपया फिर से सवाल पूछें।
सर यूँ कह रहा हूँ कि जो बच्चा है उसको काम देते हैं जैसे कॉपी किताब पे पढ़ाने के लिए, कॉपी वो काम करता नहीं है, बार बार उससे उब जाता है, बार हटता क्यों उससे? कोई भी काम देते हैं तो काम करता नहीं, बार बार दूसरी चीज़ों में लग जाता है, तो ऐसा प्रवृत्ति बार बार उठ जाता है ना। तो इसको जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं उनके पास, आपके पास में कोई स्कूल होगा या कोई हेल्थ सेंटर होगा, वहाँ काउंसलर को ढूंढ के साइकोलॉजिकल काउंसलर से टेस्टिंग कराएं, तो वो समझ पाएंगे कि क्या इसको ADHD है या कुछ और परेशानी है जिसके लिए स्पेशल तरीके से इलाज की ज़रूरत है। प्लस ये जब आप ढूंढते रहें उससे पहले ही साइमल्टेनियसली आप ये शुरू कर दें कि अपने तरफ से उसको अपना घर का ही खाना खिलाएं, चीनी कम से कम खिलाएं और मैदा कम से कम खिलाएं, और उसको टीवी वगैरह नहीं दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा। टीवी में दिखाएंगे भी तो जैसे CEC के प्रोग्राम है वैसे दिखाइए, या डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक या जिसमें आदमी लोग दिखाई देते हैं, आदमी औरत, उस तरह का कार्यक्रम दिखाइए, ना कि कार्टून नेटवर्क जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और डिमांड करते हैं, पर वो सबसे घातक है उनके लिए। तो ये काउंसलिंग के दौरान ये पता किया जा सकता है कि क्या उनको ADHD है या और कोई प्रॉब्लम है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि वो काम पूरा नहीं करता, एक काम से दूसरे में भाग जाता है, तो उससे मुझे लगता है ADHD का शक है, तो फिर आप काउंसलिंग से पता कर सकते हैं। कुछ बच्चों को जानवर देखना भी पसंद है, क्या वो देखने देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल देखने देना चाहिए, और जानवर के प्रति एक प्यार मोहब्बत का वो उकसाना चाहिए। ये नहीं कि उसको मार दिया जाए। हाँ, जैसे बड़े बड़े सांप और भयंकर जीव जंतु मिलते हैं, तो क्या उसको देखने से कोई अलग साइकोलॉजिकल डरते नहीं है? तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या बच्चों पर पड़ता है? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यही पड़ता है कि उनको लगता है कि ये भी हमारे जैसे ही है, हम जैसे शरारत करते हैं, नटखट हैं, वैसे ही ये भी सब करते हैं, ये ऊपर नीचे जाते रहते हैं। और बट जनरली वो समझ पाते हैं, बचपन से अगर ये दिखाया जाए तो वो समझ पाते हैं कि ये लोग भी हकदार हैं हमारे पृथ्वी में रहने के, तो उनको नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। जैसे बड़े होते जाएंगे तो जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसीलिए उनको शुरू से एक्सपोज ज़रूर करना चाहिए। मतलब कितने छोटे बच्चों का 2-3 साल से 2-3 साल में ही वो कुछ प्रोग्राम देखने लायक रहेंगे, उससे पहले तो उनको नहीं एहसास होता। तो और लोग बोलता है कि टीवी देखने से आंखों पर असर पड़ेगा, इसका कितना, किस हद तक ये सही है? और किस समय सीमित रख सकते हैं, ज़्यादा पूरे दिन टीवी नहीं ऑन किए, तो आपने जैसे आधा घंटा 1 घंटा प्रोग्राम दिखाया, उसके बाद कई घंटे आपने बाहर ले गए, इधर उधर खेल में लगाया, उसके बाद फिर आधा घंटा एक बार दे दिया, तो मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा पूरे दिन में टीवी नहीं देखें, और कंटिन्यूटी में नहीं देखें, बीच में ब्रेक करके बाहर के वातावरण में चले जाएं, जिससे कि उनकी जो आई साइट है वो दूर का भी और पास का भी देखने में प्रैक्टिस हो जाए, सही हो जाए। और टीकाकरण के अलावा और क्या बातें हैं जो बच्चों को ध्यान देना चाहिए? हाँ, एक आजकल बरसात के दिनों में कुछ बीमारियां हैं जो बच्चों में भी होती हैं, बड़ों में भी होती हैं, और उसके लिए कुछ जैसे डेंगू है, मलेरिया है, जुकाम है, फ्लू है, वायरल फीवर जिसको बोलते हैं। हरियाणा से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, ऐसा है, एक बच्चा था 85 में वो जन्मा था, 90-91 में मैंने SWO ऑल इंडिया मेडिकल उसको चेक कराया था, तो जब भी उसका काम में मन और साफ रुचि नहीं लगती थी काम में, तो मेरे को महसूस हुआ तो इसके हाथ में जैसे ये नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है, तो मैंने इसलिए ऑल इंडिया मेडिकल में दिखाया। दिखाने के बाद सारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से उन्होंने SWO के पास भेज दिया, तो उन्होंने बताया कि दवाइयाँ को आराम नहीं करेगी और आप इसको उंगली पकड़ के चलाओ,
पढ़ाने में लिखाने में जो भी करे। तो डॉक्टर अब क्या है, मैंने उसको BA करा दी, MA करा दी और MBA करा दी, लेकिन आज भी उसके हाथ में सफाई नहीं है और ना ही उसके कान में कोई रुचि लग रही है। आज भी वैसी प्रॉब्लम है, इतनी 28 एज है आज उसकी पूरी होने वाली है उसके अंदर आने के। तो डॉक्टर मैं क्या करूँ जो नॉलेज के लिए और व्यवहारिक के लिए और मैं उसको कम काम के लिए क्या करूँ, उसका कैसे डील करूँ? अब और कुछ डॉक्टर पूछना चाहते हैं? और कुछ जानकारी आप? मैंने जो समझा है कि वो उनको कान सुनाई नहीं दे रहा जी, और काफ़ी दिखाया इधर उधर और हियरिंग एड के लिए किसी ने बताया, शायद उनसे संपर्क टूट गया। तो कान में सुनाई नहीं देना दो किस्म के परेशानियों से होता है। एक तो नर्व डेफनेस बोलते हैं, जिसमें कुछ छोटे बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं या प्रेग्नेंट मदर को दवाइयाँ दी जाती हैं, उससे भी नर्व डेफनेस बच्चे में आ जाता है। मतलब नसें खराब हो जाती हैं, जो सुनने वाली नसें हैं। दूसरा कंडक्टिव डेफनेस होता है, जिसमें पर्दा फट जाता है। तो ये भी बहुत कॉमन है, क्योंकि कई दफ़े जुकाम खांसी के बाद कान बहना शुरू हो जाता है, इसका मतलब कान का पर्दा फट गया। और बच्चों में अक्सर वो थोड़ा सा टाइम मिलने पर और कान सूखा रहने पर वापस वो पर्दा बन जाता है। बट अगर नहीं बन पाया या बार बार कान से मवाद निकलते रहे तो पर्दा पूरी तरह से बनता नहीं है, तो उसमें भी कान का सुनाई देना कम हो जाता है। तो अगर कंडक्टिव डेफनेस है तो फिर कान के पर्दे को पूरी तरह बनाने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है, जो कि 16-17 साल के बाद ही किया जाता है। और अगर नर्व डेफनेस है तो फिर उसके लिए अलग किस्म की जैसे हियरिंग एड्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल की जाती है। और साथ में ये भी उनका कहना था कि काम में भी कोई दिल नहीं लगता। वो डिग्री भी हासिल कर लिए, MBA BBA, लेकिन उसके बाद कोई भी काम करने में उनका मन नहीं लगता। तो इसका क्या कारण हो सकता है? अगर सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं, काम कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। नहीं, बट उन्हीं को सुनाई भी नहीं दे रहा ना, ये दूसरा सेम। हाँ, ये दूसरा है। अच्छा, उनको कुछ मानसिक तौर पे इमोशनल डिस्टर्बेंस या कुछ मानसिक डिस्टर्बेंस हो, उसके लिए उनका चेकअप होना चाहिए, और जिससे कि उस तरीके से उनको एनालाइज किया जाए। बट कई दफ़े ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को कम दिखाई देता है या कम सुनाई देता है, उसके वजह से भी दिमाग काम नहीं करता है, और चाहे डिग्री ले लें पर फिर भी लगता है कि कुछ कमी है, हम कुछ काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, ऐसे करके सोचते रहेंगे। तो जैसे ही वो हियरिंग एड लग जाए या चश्मा लग जाए तो वापस ठीक हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया। तो अगर इनको वो सब परेशानी नहीं है बट सिर्फ मन नहीं लगता है, तो फिर आपको मनोविज्ञान की तरफ आपको एक आसाम से दर्शक हैं, जगदीश जी हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन मुझे तो हाँ जी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी, सवाल पूछिए। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि कान के अंदर कुछ जमा हुआ है, कभी कभी सुनाई कम देता है मुझे। ओके, उनका कहना है कि लगता है कान के अंदर कुछ जमा हुआ है और उसका सुनाई कम देता है। पॉसिबल है, पॉसिबल है। कान में जो वैक्स कहते हैं, जो कि नॉर्मली थोड़ा थोड़ा बहुत कम मात्रा में आता है और फिर पिघल के निकलता भी रहता है, वो अगर जम जाता है तो फिर उससे सुनाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है, सुनाई कम देता है। और ऐसा भी होता है कि उसमें अगर बारिश का पानी या नहाते समय एक बूंद पानी अंदर चला जाता है तो एकदम बहुत तेज़ी से दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक समस्या हो जाती है। तो कान के डॉक्टर उसमें दवाई डलवाते हैं और फिर उसको एक सक्शन मशीन से खींच के निकाल देते हैं। बस एक टाइम कान के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो दवा लिख देते हैं, वो दवा पिघलाने के लिए होता है, थोड़ा सा नरम हो जाता है वो वैक्स,
फिर 2-3 दिन के बाद उसको सक्शन मशीन से निकाल देते हैं, फिर सब कुछ साफ हो जाता है। ओके डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे किसी के कान में छिद्र हो जाए या तो उस केस में या पर्दा फट जाए तो क्या करना चाहिए या कैसे उसका इलाज कराए और क्या समाधान है? पहले तो उसको कान में जब पर्दा फट गया है या मतलब कुछ निकल रहा है, इसका मतलब पर्दा फट गया, हमें समझ लेना चाहिए। तो कान के अंदर कोई ड्रॉप्स नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम ड्रॉप्स डालते हैं तो वो ड्रॉप्स कान का पर्दा अगर फट गया है तो उसके दूसरी तरफ अंदरूनी कान में कुछ पुर्जे जो होते हैं जो बहुत नरम होते हैं उनको जाके ख़राब कर देते हैं, फिर वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। अक्सर कान में अगर कान से पस निकल रहा है तो लोग डालते हैं एक फलाना ड्रॉप्स डाल दो, ये ड्रॉप्स डाल दो, वो ड्रॉप्स डाल दो। वो नहीं करना चाहिए। कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मुंह से या इंजेक्शन के ज़रिए दवा दे के उसको हफ्ता भर दवा देकर उसको पहले सुखा देना चाहिए, और पस अगर सूख जाता है उसके बाद उसको चेक करके किस तरीके से न्यूट्रिशन बढ़ा के कुछ करके और किसी तरीके से उसको बार बार जुकाम खांसी ना हो, इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। या तो एंटी एलर्जिक देंगे या कुछ और चीज़ें करके। तो अगर 6 महीने तक भी वो बिना इन्फेक्शन के रह गया तो फिर कान का पर्दा अपने आप जुड़ जाता है, फिर वो छिद्र जो है वो भर जाता है। किसी उम्र के? छोटे बच्चों में। ओके। बड़ों में तो मुश्किल है। और जो ऑपरेशन है वो 16-17 साल की उम्र में ही होता है, उससे पहले नहीं किया जाता। वो बड़ा हो जाता है तभी किया जाता है। हो सकता है किसी को, अगर जैसे वो पूछ रहे थे हरियाणा से, हो सकता है उनको ये भी बोला होगा कि आप अभी तो यही दवा दो और संभालो, और आप वापस आना जब बच्चा 17 साल सियाना हो जाए, बोलते हैं ना, 17-18 साल का हो जाए तब आप लेके आ जाओ, हम ऑपरेशन करके पर्दा पूरा भर देंगे जिससे वो ठीक हो जाए। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, तो जो डेंगू, मलेरिया, कोल्ड फ्लू के बारे में आपने बातें की। कोल्ड फ्लू और फूड इन्फेक्शन और तो आमतौर पे बड़ों को तो लोग बुखार लगा तो पैरासीटामोल दे दिए या और अपने घरेलू इलाज करना शुरू करते हैं। बच्चों में कहाँ तक सही है और क्या करना चाहिए? बच्चों में भी सेम सी दवाइयाँ हैं। जुकाम के लिए वही एंटी एलर्जिक दिया जाता है, और नाक बंद हो जाए तो नाक में नमक का पानी डाला जाता है। और बच्चों में नाक बंद होना बहुत मुश्किल पैदा कर देता है, क्योंकि सांस नहीं ले पाता बच्चा, तो इसलिए हमें नाक को क्लियर करना पड़ता है। कुछ बच्चों का जैसे देखा जाता है कि 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए, फिर भी वो रात्रि में या किसी समय टॉयलेट बिस्तर में ही करते हैं, तो इसके लिए क्या कोई रोग है या इसको आदत सुधारने से ही ठीक हो जाएगा? कुछ बच्चों में तो इसलिए होता है क्योंकि कुछ पैदाइशी रोग टाइप, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, बट ये संख्या बहुत कम है, बहुत छोटी सी संख्या में ऐसे होता है। बट फिर भी हमें यूरिनरी इन्फेक्शन और अल्ट्रासाउंड करके अगर पैदाइशी नुक्स है क्या, ये चेक कर लेना चाहिए। और उसके बाद हम जाते हैं बिहेवियरल थेरेपी में। तो हम पूछते हैं कि क्या कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी वजह से इस बड़े बच्चे को लगा कि अब मुझे कोई ध्यान नहीं देगा, सारा ध्यान छोटे बच्चे पे जा रहा है, उसको टाइम टाइम से दूध पिलाया जा रहा है और मेरे को तो छोड़ दिया इन लोगों ने। तो ऐसे करके जब फीलिंग होती है, महसूस होता है, तो ये एक अटेंशन सीकिंग डिवाइस है, या अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये इस तरह के हरकतें होती हैं। बिना मतलब के भी कभी रोने बैठ जाते हैं, बिना मतलब के कुछ छेड़खानी करने शुरू हो जाते हैं, और उसमें बाथरूम टॉयलेट भी करने बैठ जाते हैं। अगर ऐसी कोई हमें हिस्ट्री में मिलता है तो फिर हम बच्चे को समझाएं, माँ बाप को समझाएं कि थोड़ा बहुत प्यार बांट दो,
सिर्फ छोटे बच्चे में ही नहीं दो, इसको भी अलग किस्म से कभी इसको बाहर ले जाके कुछ करा दो, मतलब पिक्चर दिखा दो, कुछ खाना खिला दो, अलग से उसको महसूस हो कि हाँ मेरी इम्पोर्टेंस अब ख़त्म नहीं हुई है, छोटा बच्चा आ गया तो भी। तो ये एक कारण हो सकता है। तो इस तरीके से अगर बिहेवियर में कुछ फ़र्क है तो फिर हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी बोलते हैं, उससे उसको संभाल लेते हैं। कुछ दवाइयाँ होम्योपैथी में अवेलेबल हैं, तो उसके भी कुछ लोग उसका भी प्रयोग करते हैं, उससे भी फ़ायदे मिलते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों में टॉफ़ी चिप्स खाने की प्रक्रिया ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसमें कहा जाता है कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं इससे ज़्यादा चॉकलेट या मिठाई खाने से, तो क्या उसके लिए क्या करना चाहिए और कब समझे कि सही में इससे कीड़ा पड़ गया है या नहीं पड़ गया है? नहीं, कीड़े तो मीठा खाने से नहीं होते। आई डोंट थिंक उसमें कोई रिश्ता है। कीड़े तो कीड़ों के अंडे जो हैं वो नाखून के नीचे जो काले काले हो जाते हैं उसमें भरे हुए होते हैं। और ये अंडे जो हैं पॉटी के रास्ते में यानी पैखाने के रास्ते में जो अंडे देते हैं कीड़े, पेट से कीड़े निकलते हैं, लंबे कीड़े, और पॉटी के जहाँ निकलता है उसी रास्ते में बाहर छोटे छोटे फुंसियाँ टाइप करके उसमें अंडों को डाल देते हैं। फिर अगले दिन जब लेट्रिन होता है तो अंडे भी उसके समेत बाहर निकल जाते हैं। ऐसा करके वो कीड़े सोचते हैं। बट बच्चों को ये जो अंडे जहाँ डाले हैं वहाँ पे खुजली मचती है, तो फिर वो खुजली करते हैं तो नाखून के नीचे वो अंडे आ जाते हैं, उसको फिर खा लेते हैं, है ना। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे हाथ धोने की वो आदत डालें, खाने से पहले हाथ धोएं, नाखून अच्छे से काट के साफ रखे जाएं। इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, ना कि मीठा बंद करने में। मीठे से कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, और क्या बच्चों को रेगुलर कीड़े का दवा देना चाहिए? जिस तरह से कहा जाता है कि एडल्ट अगर 3 महीने पर एक अल्बेंडाजोल ले लें तो उस तरह का मैं नहीं समझता हूँ कि रेगुलर देना चाहिए, बिकॉज वो भी एक केमिकल है। और उस केमिकल को अगर कीड़ा नहीं मिला तो फिर वो अपना असर और कहीं दिखाएगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जांच कर लें कि कीड़े हैं कि नहीं हैं। अगर हमें लगता है कि कीड़े हैं तो फिर दवाई दें। अक्सर प्री स्कूल एज ग्रुप में 6 महीने या 1 साल के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है दोबारा देने की, और स्कूल एज ग्रुप में और अडल्ट्स में तो 2 साल भी निकल जाते हैं बिना दिए हुए। ओके डॉक्टर साहब, और देखा जाता है कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो मिट्टी खाते हैं, तो क्या उसको उस आदत को छुड़ाया जा सकता है या क्यों ऐसा करते हैं? बिल्कुल छुड़ाया जा सकता है। मिट्टी खाने का एक सबसे बड़ा कारण है कि आयरन की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी। ओके। ज़्यादातर बच्चों में हीमोग्लोबिन कम हो तो वो मिट्टी खाते हैं। ओके। और औरतें भी ऐसे करती हैं। मुल्तानी मिट्टी खाना तो बहुत स्वाभाविक है, मतलब बहुत कॉमन है। तो उन सब में देखा गया कि हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर हम हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं, आयरन थेरेपी देते हैं और कीड़ों को निकालते हैं, जो कि कीड़े खून चूसते रहते हैं इसलिए हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो कीड़े निकाल दें और दवा दे के और हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कोशिश करें तो मिट्टी खाने की आदत चली जाएगी। आयरन थेरेपी से उस काबू पाया जा सकता है। कुछ बच्चों में उसका कई लोग सोचते हैं कि कैल्शियम से ताल्लुक है, वो कैल्शियम का कोई कमी नहीं है उसमें। बेसिकली हीमोग्लोबिन की कमी। कुछ बच्चों को देखा जाता है कि वो सोते समय सैलिवा निकालना मुंह से निकल रहा है, तो ये क्या है? कैसे? जैसे लार टपकना। हाँ। ये क्या है? सोते समय सो रहा है अब लार टपक रहा है, ऐसे होना नहीं चाहिए। सोते समय बच्चे गहरी नींद सोते हैं। जैसे ही सोना शुरू करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्लीप गहरी नींद है। जब गहरी नींद सोते हैं तो उसमें लार टपक सकता है, क्योंकि उस समय सारी फंक्शंस जो हैं बॉडी की वो सब सो रहे हैं। तो जो थूक निगलने वाला थूक तो बनते रहता है, पूरा टाइम बनता है। जब आप सो रहे हैं तब भी थूक बनता रहता है और धीरे धीरे सरकता रहता है अंदर, तो वो भी बंद हो जाता है जब गहरी नींद होती है। इसलिए इकट्ठा होकर बाहर निकल सकता है। तो उसको कोशिश ये करना चाहिए कि उसको सीधा नहीं लिटाएं,
एक करवट लिटाएं जिससे कि जो लार है वो बाहर टपके, ना कि अंदर सांस की नली पे ना जाए। ओके। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों में, छोटे बच्चों में, 1-2 साल के बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का भी शिकायत आता है, कड़ा पोटी होना या बहुत जोर लगाना पड़ता है, उसका क्या कारण है? कुछ बहुत कम परसेंटेज में कुछ बीमारी है, जैसे थायराइड की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी होती है, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। बट उसके अलावा ज़्यादातर बच्चों में ये पाया गया कि बच्चे जो खाना खाते हैं उसमें अगर पानी और रफेज ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, यानी घास फूस जिसको कहते हैं वो, और फाइबर वो बढ़ा दिया जाए तो फिर कॉन्स्टिपेशन हट जाती है। अच्छा, तो वो थायराइड क्या बता रहे, थायराइड क्या प्रॉब्लम क्या है? थायराइड हार्मोन की कमी, जो हाइपोथायरॉयडिज्म या घेगा रोग बोलते थे, यहाँ तेराए के एरिया में यहाँ घेगा रोग, इतना बड़ा बड़ा सूजन सा, उसके कारण भी कड़ा पोटी होता है। उसके कारण भी ग्रोथ फेल्योर होती है, प्लस कड़ा पोटी होता है। तो और बाकी जो थायराइड नहीं है तो केवल पानी और रफेज से बढ़ा देने से, रफेज बढ़ाने से ठीक हो जाएगा। अच्छा, गहरी नींद सोना मतलब कि बच्चों में सामान्य सी प्रक्रिया है या इस पर सामान्य प्रक्रिया? अच्छा, इस पर मतलब ज़्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं? नहीं, बहुत गहरी नींद सोते हैं। और सामान्य तौर पे कितने देर, क्योंकि ये भी एक धारणा है कि बच्चे जितना सोएंगे अच्छा है, क्या उनके नींद का अवधि होना चाहिए? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट अक्सर देखा गया है कि जो नवजात शिशु है वो 18 से लेकर 20 घंटे सोता है, बाकी 2-4 घंटे उठ के अपना दूध पी के फिर वापस सो जाता है। और 1 साल का बच्चा, जब तक स्कूल नहीं जाते बच्चे 9 घंटे सोते हैं पूरे दिन में। जब स्कूल जाना शुरू कर देते फिर तो अडल्ट की तरह 8 घंटे, इतना ही। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे, बच्चों जब बड़े हो जाते हैं, जैसे 1.5 साल, 2 साल या 3 साल, तो खिलौना उनको दिया जाता है, ताकि वो, तो किस तरह के खिलौना दिया जाए ताकि एक तरफ उनका ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ भी हो और उनको मन भी लगा रहा है अभी के परिप्रेक्ष्य में? हाँ, जैसे 2 साल या 1.5 साल में उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स की बहुत रुचि होती है, या 1.25 साल और 1.5 साल के बीच में उनको गाड़ियाँ जिसमें पहिए हों और उसको खींच के ले जाने में बहुत रुचि दिखाते हैं। कई बच्चे तो ऐसा भी करते हैं कि घर में जो स्टूल है, मूड़ा है, उसको भी उल्टा करके वो घसीटते रहते हैं। तो उस उम्र में उस तरह के खिलौने ज़्यादा डेवलपमेंट को वो करती हैं। फिर 2-3 साल के उम्र में फिर आप जैसे कुछ बड़े बड़े जिक्सॉ पजल्स, उस तरीके के बिग साइज पजल्स, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स तो आपने कहा कि अब मिलता नहीं है, तो मिलता है, ढूंढने पे मिल जाता है। तो और मैकेनिकल टॉयज, 3 साल की उम्र में मैकेनिकल टॉयज बहुत अच्छे लगते हैं, गाड़ी है या उस तरीके की चीज़ें। तो यही है, यही कुछ है जो टॉयज। सो मित्रों, आज हम लोग कैसे एक तरह से क्या क्या बच्चों को सही दिशा देने के लिए, उनके फिजिकल ग्रोथ, उसके मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उस पर डॉक्टर श्रीनिवासन ने आपको काफ़ी जानकारी दी। तो मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए लाभदायक साबित होगा, आप एक सही दिशा दे पाएंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम हर आदत को, ख़राब आदत को या अच्छी आदत को बीमारी न माने, बल्कि उसे एक समस्या, एक चुनौती माने और उसको सुधार करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाएं या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करें, ताकि सही समय पर सही इलाज हो सके, सही दिशा मिल सके। तो इस उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर श्रीनिवासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, मैं जो हर दिन कहता हूँ कि यह कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ आप तक नॉलेज पहुँचाना है, न कि इलाज करना। तो इलाज कराने से पहले ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाएं, न कि खुद इलाज करना शुरू कर दें। थैंक यू।